जय हिंद दोस्तों, रामानुजम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीटीटी 2022 में पूछे गए प्रश्नों का 1 बाय 1 वो भी ट्रिकी पद्धति द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम समय में कैसे प्रश्न। पहला प्रश्न a/3 b/4 c/7 हो तो a+b + c/c का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप के मान के कभी नहीं बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो सीधा सीधी a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7 रख देंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, यहाँ 3 रख दीजिए, a का मान, b का मान 4 रख दीजिए, c का मान 7 रख दीजिए और नीचे c का मान फिर 7 रख दीजिए दोस्तों। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 3 10 4 14, 14/7 दोस्तों। फिर काट लेते हैं, 7 दूनी 14। देखिए कितना आसानी से निकल गया दोस्तों। अगर इसको k का मान रख के बनाएंगे दोस्तों तो फिर थोड़ी सी समस्या हो जाएगी और थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप सबसे पहले गुणनफल इसका करने जाएंगे तो पूरी संख्याओं का गुणनफल कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप पहले अंकों का गुणनफल करेंगे। 8 × 6 × 9 × 2, ठीक है। तो 8 × 6 = 48, यहाँ गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद 9 दूनी 18। अब पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। 8 8 यहाँ गुणा करेंगे, 8 64। तो इकाई के स्थान पर दोस्तों क्या है, 4 है। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया, सिर्फ पहले वाले अंकों को गुणा करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हम इकाई का अंक के लिए स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसको देखना ना भूलेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई क्या है। तो पाई दोस्तों अपरिमेय संख्या है। अब मैंने पिछले क्लास में इसको बताया, वृत्त के परिधि में उसके व्यास से अगर भाग दिया जाए तो उसका मान आता है 3.14 दोस्तों। ये कभी ना कटने वाली संख्या है, ठीक है। इसको p/q में कभी नहीं बदल सकते। तो जिसको p/q में नहीं बदल सकते उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जिसको भिन्न में हम बदल पाएंगे वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या दोस्तों कहलाएगी, ठीक है। तो ये पुनरावृत्ति क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं टीटी में जो लगातार कंटिन्यू कई साल से पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों उसको तो एकदम बहुत ध्यानपूर्वक उसको बना लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका वर्गमूल, अगर इसको किताबी लैंग्वेज में बनाएंगे दोस्तों तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, और इसको a+b का दी होल स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, a+b का दी होल स्क्वायर। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ दोस्तों। क्या करना है, 10 का 2 गुणनखंड निकाल देना है, 5 दूना 10, और इन दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। देखिए आ जा रहा है 5 2 7 दोस्तों, बस आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 5 और 2 इसका गुणनखंड, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ लगा देंगे प्लस, और इसमें वर्गमूल लगा देंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है, देख लीजिए। इसका उत्तर क्या होगा, करने में 2 प्लस करने पे 5। देखिए कितना आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर उस विधि से बनाएंगे तो थोड़ा सा कठिन मेथड है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा दोस्तों। इसका उत्तर अगर मैं कहूँगा तो आप सीधा सीधी 5/36, देखिए इस पर स्लाइस कर दीजिए, 5/36 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और मेथड से अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो चलिए देखते हैं। कह रहा है दो संख्याएँ हम ले लेते हैं, x और y, उनका अंतर दिया हुआ है 5, ठीक है दोस्तों, और उनका गुणनफल दिया हुआ है 36, ठीक है। उसका व्युत्क्रम माने संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, और उनका अंतर करना है 1/y। इनको एलसीएम लेते हैं और x - y, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों x - y का मान यहाँ दिया हुआ है 5, और xy का मान दोस्तों दिया हुआ है 36। देखिए यानी 5/36 उत्तर आ गया दोस्तों। मैं सीधा सीधी कहूँगा 5/36। ये लगातार इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हमेशा कई साल से ही पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक इसको बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे। तो ये कंटिन्यू, ये भी लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही आसान है, और ख़ास करके हमारे कोचिंग में जो पढ़ते हैं तो वो तो आसानी से बताएंगे ही, श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला।
अगला कह रहा है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी होगी। पिछला क्लास में मैंने लिया था संख्या पद्धति, जिसमें मैंने अभाज्य संख्या पढ़ाया था। जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से न कटे वो अभाज्य या रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर दोस्तों 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएँ होती है, और 1 से लेकर 50 तक में 15, और 50 से लेकर 100 तक में 10 रूढ़ संख्या होती है दोस्तों। पूछ रहा है 1 से लेकर 50 तक में कितनी रूढ़ संख्या है दोस्तों? 15। ठीक है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। संख्या पद्धति से 2-3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यानपूर्वक बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन अगर इसको आसानी से बनाना चाहेंगे तो बहुत इजी वे में बन जाएगा, लेकिन अगर इसको कठिन बनाना चाहेंगे दोस्तों तो बहुत ही कठिन तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने का ये लाभ हानि से प्रश्न है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं। कह रहा है क्रय मूल्य, तो हम ले लेते हैं क्रय मूल्य किसका है दोस्तों? विक्रय मूल्य का। तो हम ले लेते हैं विक्रय मूल्य का दोस्तों 3/2 है। देख लीजिए 3/2। तो आप कुछ नहीं करना है, बस विक्रय मूल्य को नीचे लेके आ जाइए। विक्रय मूल्य को दोस्तों नीचे लेके आ जाइए, बस देख लीजिए। अब क्रय मूल्य को 3 मान लीजिए, विक्रय मूल्य को 2 मान लीजिए दोस्तों। इसका मतलब है हम 3 रुपये में खरीद रहे हैं और 2 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब हम कितने में? 3 रुपये में खरीद रहे हैं दोस्तों और 2 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमको लाभ होगा कि हानि होगा? 3 रुपये हम खरीदेंगे, 2 रुपये में बेचेंगे, तो 1 रुपये के हमको क्या होगी? हानि हो जाएगी। आप जब भी प्रतिशत में निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, यानी नीचे क्या होगा दोस्तों? 3 होगा, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 100 में 3 से हम भाग देंगे तो 33 सही 1/3% की दोस्तों क्या होगी? हानि होगी। तो ये दूसरा वाला इसका सही होगा दोस्तों। देखिए इसी तरह का सिमिलर है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? लाभ। अगर इसको मार देते तो आपकी गलती हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मासा से है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको आप इजी वे में मासा निकालने का तरीका है। मासा निकालेंगे तो ऊपर वाले का जो है अंशों का, ये जो अंश है इसका मासा निकालते हैं, और नीचे वाले का दोस्तों लासा निकालते हैं। तो 14, 42, 21 का आप मासा निकालेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 21 दोस्तों। ठीक है, देखिए जो इसमें कॉमन होगा वही दोस्तों मासा होगा। अब मासा आप देख लीजिए कि 7 ऊपर वाले में 7 होगा और नीचे वाले का लासा। लेकिन ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि ऊपर में कितना है दोस्तों? 7 है। जब ऊपर में 7 है तो देखिए यहीं आपको नीचे लासा निकालने की ज़रूरत है ही नहीं है। आप यहाँ 7 पे क्लिक कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे ऊपर में ही 7 है, नीचे लासा निकालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर लासा भी निकालने जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यामिति से क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं। इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका मैं बता दूं। मान लिया कोई छायांकित भाग है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो छायांकित भाग में मान लिया इस तरह से है, और टोटल भाग 1 2 3 4 5, तो नीचे हम 5 रख देते हैं, और छायांकित भाग 2 है तो ऊपर लिख देते हैं 2, यानी छायांकित भाग का कितना भाग है? 2/5। सेम इसी प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। देखिए ये देख लीजिए, ये और ये और ये और ये कितने? 1 2 3 4 भाग है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो 1 कितना हो जाएगा? ऊपर 1/4, यानी आपका क्या होगा? का क्षेत्रफल 1 त्रिभुज के ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी टोटल का क्षेत्रफल 4 भाग में बटा हुआ है, और एक छोटे वाले का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भी। समांतर माध्य, ज्यामिति माध्य, हरात्मक माध्य। समांतर माध्य जो होता है वो और हरात्मक माध्य आपस में उल्टा होता है। तो सबसे बड़ा इसमें होगा समांतर माध्य, उससे छोटा होगा गुणोत्तर माध्य, उससे छोटा होगा दोस्तों हरात्मक माध्य। तो ये आपका उत्तर है दोस्तों। ए से छोटा है जी, जी से छोटा है ये एच। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं।
ये घातांक से पूछा गया है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर x, ऊपर में 3 लिख सकते हैं। 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3। देखिए दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो ये कट जाते हैं, तो 10 के घाते x बराबर दोस्तों 5 होगा, इसको ध्यान में रखना। अब देखिए पूछ रहा है क्या, 10 के पावर -2x। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए -2। अब 10 के पावर x का मान दिया हुआ है 5 और ऊपर में -2। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25, यानी 1/25 इसका उत्तर है दोस्तों। ये माइनस भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि माइनस यहाँ नहीं होगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। माइनस जब होता है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है दोस्तों, यानी 3 के पावर 3 हो जाएगा माइनस नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। देख लीजिए घातांक का नियम है ये, उस पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर भाग है, इसमें भी यहाँ देखिए हम माइनस लगा हुआ है, तो 4 ऊपर हो जाए, यानी 4 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब 3 के पावर 3 यानी 3 3 का 9, 9 3 27 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 4 चौक को 16 यहाँ लिख सकते हैं, 27 - 16। यहाँ भाग है, भाग अब लिख सकते हैं 4 चौक को 16, चौक को 64। ठीक है, तो 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 बचेगा, और भाग देंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 11/64 हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 11/64 दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी? तो 99 से विभाजित होने के लिए दोस्तों 11 से और 9 से हम चेक करेंगे, यानी ऐसी संख्याएं जो 11 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, किनसे विभाजित होंगी, 99 से विभाजित, यानी उनका गुणनखंड निकालेंगे, 11 और 9 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 99 से दोस्तों विभाजित होगी। चलिए तो हम चेक करते हैं। 9 से विभाजित का नियम है कि सारे संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए ये 9 से कट गया, 9 दूनी 18, यानी ये 9 से भी कट गया है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि 11 से कट रहा है कि नहीं। तो 11 से कटने का रूल है, एक एक छोड़कर अब जोड़ देते हैं, एक एक छोड़कर। देखिए 4 4 8 1 9, और उसमें से हम एक एक जो छोड़कर बाकी बचे संख्याओं को जोड़कर घटा देते हैं। 5 6 7 8 1 9। देखिए अगर घटाने पर 0 या 11 आए, घटाने पर 0 या 11 आए, तो ऐसी पूरी की पूरी संख्याएं 11 से कट जाएगी। अब देखिए ये ऐसी संख्या है जो 11 से भी कट जा रही है दोस्तों, 9 से भी कट जा रही है, इसलिए इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये थ्योरी से क्वेश्चन है, विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय आर.ए. फिशर इनका उत्तर है दोस्तों। ये थ्योरी टाइप के प्रश्न है, तो इसको कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सांख्यिकी से आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं। तो बड़ी वाली जो भुजा होती है, किसी की भी बड़ी वाली भुजा जो दोस्तों होती है, दो छोटी वाली जो भुजाएं हैं उनका योगफल से दोस्तों छोटी होनी चाहिए। यानी कोई भी त्रिभुज अगर ले लेते हैं, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 है और ये 1 है, तो ये इन दोनों का योग से ये छोटा होना चाहिए दोस्तों। इन लोगों का योग से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये त्रिभुज का नियम कहता है। अगर ये बड़ा हो गया, जो बड़ी वाली भुजा इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, तो ये त्रिभुज की रचना नहीं हो पाएगी। तो देख लीजिए, इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जा रही है, ये इन दोनों के योग से छोटा ही होगा। जो बड़ी वाली भुजा उनके योग से छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये उत्तर हो। बाकी में आप देखेंगे सब में क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ बराबर हो जाएगा, तो इसलिए होना संभव नहीं। इसमें भी नहीं संभव है, इसमें भी संभव नहीं है। देखिए बड़ी वाली भुजा है 5 6 7 8 और बाकी जोड़ेंगे तो 9, तो उससे क्या हो जाएगी, बड़ी छोटी होनी चाहिए दोस्तों। चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं। क्या करें, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई चाहिए। एक वर्ग हम ले लेते हैं जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर दोस्तों दिया हुआ है, और कर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ये बराबर है, एक आयत ले लेते हैं
उसके जिसकी लंबाई क्या हुआ है 16, चौड़ाई दोस्तों नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों 8 × 8 और इसका क्षेत्रफल क्या होगा 16 × b। इसका क्षेत्रफल होगा 8 × 8 और इसका क्षेत्रफल होगा 16 × b। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ, अब क्या करेंगे 16 को नीचे कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा b। दोस्तों देखिए 98 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, 2 से 2 चौको 8। देखिए b का मान कितना हो गया 4। देखिए आसानी से बन गया दोस्तों। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज के एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो उस आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। कार्य एक वर्ग है और एक इसी में आप त्रिभुज ले लीजिए, उभयनिष्ठ है ये बोली भुजा, ठीक है। और क्या कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, वर्ग की सारी भुजाएं यानी सारी के सारी जितनी भी भुजाएं सब के सब दोस्तों बराबर है। क्या कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा है ये 4/3 है, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा दोस्तों, तो इस आकृति का परिमाप चाहिए, ठीक है। परिमाप दोस्तों ये पूरा का पूरा ये परिमाप होगा, जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 यानी 4/3 × 5 यानी 5 चौको 20/3। तो हम इसको दोस्तों भाग देंगे 20 में तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18 यानी 6 और 2 बचेगा 3, 6 सही 2/3 दोस्तों, यानी कौन सा उत्तर होगा 6 सही 2/3 दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों देखिए इसको भाग देने का, इसमें आपकी जांच हो रही है कि भाग आपको देने आता है कि नहीं। तो चलिए हम भाग देते हैं। 12 1 0 12। अब इसमें से देखिए दोस्तों कैसे भाग देंगे, ठीक है। तो 12 से ये कट जा रहा है, 12 एकम 12 यहाँ काट देते हैं, उसके बाद 1 उतार देते हैं। देखिए 1 में 12 से भाग नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ 0 लगाकर इस 0 को उतार देंगे तो भी नहीं जाएगा दोस्तों, तो 1 0 और लगाकर इसको यहाँ उतार देंगे। अब देखेंगे कितनी बार जा रहा है दोस्तों, तो 8 बार जाएगा, 12 8 96। देखिए 101 में से 96 जाएगा दोस्तों, बचेगा 5। अब यहाँ देखिए उतार दीजिए, अब काटिए 12 तिया 36, 12 चौको 48 दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। अब 48 से 52 में से 48 जाएगा दोस्तों, तो कितना शेष बचेगा 4 शेष दोस्तों बचेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 4, ठीक है।